मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जैसे कि हमने पिछले लास्ट 3 चैप्टर स्टडी किए हैं, तो आज हमारा जो टॉप चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या होता है? तो वर्क इज़ जो है वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, कि जो फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में जो है ना वो रिलेशन है। फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो आपस में जो है डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क कहलाता है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स से वर्क हमने पढ़ना है कि जब फोर्स कांस्टेंट होती है तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, किस तरह से वो बिहेव करता है। सबसे पहले तो जो है वर्क की डेफिनेशन है, वो डिफाइन वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करना है। वर्क की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और ज़ीरो कब होता है। उसके बाद इसका यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर 2 एग्जांपल दी हुई हैं कि एक जो है ना पेल, पर्सन होल्डिंग द पेल बाय फोर्स एफ इज मूविंग फॉरवर्ड। तो जब ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क डन इस केस में भी जीरो है। ऑन द वॉल, जब वॉल के ऊपर लग रहा है तो वो जो है फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई भी कवर नहीं हो रहा, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क जो है इस केस में भी जीरो है। तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। थीटा 90 से लेस होगा तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, बराबर होगा तो नो वर्क डन होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अच्छी तरीके से करनी है और इसका यूनिट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा ये 4.3 क्वेश्चन के अंदर जो 4.3 जो है ना वो डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि ये जो है वर्क डन एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस डायग्राम से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो एरिया अंडर द कर्व है ना वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका मतलब है कि वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट है जो हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये दोनों डिफरेंट है। जब ये जो फार्मूला है ना बच्चों, तो ये वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स है। और जब हम बात करते हैं, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो एफ कॉस थीटा है ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो कि डायरेक्शन में है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। हमेशा वर्क डन के लिए जो कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। जब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है मतलब बॉडी लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव कर रही है, तो हम क्या करते हैं कि ए और बी के दरमियान जो पाथ है उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं और हर पैच को इतना छोटा कर लेते हैं कि वो उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट रहती है और हम हर पैच के ऊपर वर्क वाला फार्मूला लगाकर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट रीड आउट करना है ताकि आप लोगों को हाउ नो हो कि वर्क डन जो है ना वो वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स के लिए डिफरेंट होता है। इसमें भी एरिया अंडर द कर्व लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये देखें कि हम क्या करते हैं कि हम पूरा जो है ना बस ये भी लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए। इसमें से पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक दफ़ा जस्ट रीड आउट करना है, इसको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे ये कर्व है और इस कर्व में किस तरह से हमने लेना है कि एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद है दस द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन ए मूविंग पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ कॉस थीटा वर्सेस डी। मतलब जब वेरिएबल फोर्स की बात आएगी तो एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान ग्राफ होगा, और अगर बात आती है सिंपल कांस्टेंट फोर्स से तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान में ये चीज़ें दोनों जो डिफ्रेंसिएशन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने नहीं करनी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है कि जब बॉडी वर्क डन होता है, बॉडी मूव करती है फ्रॉम अर्थ टू ए हाइट, सर्टेन हाइट एच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ये डिफरेंट पाथ फॉलो किए हुए हैं, तो पाथ जो है ना वो डिपेंड नहीं, वर्क जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर हम ए से बी सीधा जाएं या ए से पहले डी के पास जाएं, डी से बी के साथ, ये सारा प्रूफ किया हुआ है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। लेकिन इसकी जो एंड वाली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, या हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन इन अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। और ऐसा जो फील्ड होता है, ऐसा जो पाथ होता है उसको हम कंजर्वेटिव पाथ कहते हैं, और जो फील्ड होता है उसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। और वो फोर्स जिसकी वजह से वर्क डन इंडिपेंडेंट हो पाथ के ऊपर, ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। आगे ये आप लोगों को कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल दी हुई है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है और नॉन कंजर्वेटिव, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी हैं और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी हैं। पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। पावर की डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क का काम करने की जो शरह है वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। पावर
का यूनिट आपको पता होना चाहिए और दूसरा ये पता होना चाहिए कि पावर भी जो क्या है स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आप लोगों ने अच्छे से ये पढ़ना है कि इसका जो पावर और फोर्स का जो रिलेशन है, वेलोसिटी का रिलेशन है, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये फोर्स और वेलोसिटी का जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि 1 किलोवाट आवर है तो ये किसके बराबर है 3। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, 1 मेगावाट आवर किसके बराबर है, 1 गीगावाट आवर किसके बराबर है। तो आप लोगों को ये प्रीफिक्सेस के साथ सारा आपको पता होना चाहिए। 1 किलोवाट आवर जिस तरह से है ना 3.6 मेगा जॉल के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 1 मेगा की तो यहाँ पर 3.6 के साथ यहाँ पे मेगा की जगह पे गीगा आ जाएगा, 10 पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी कितनी तरह की होती है, दो तरह की एनर्जी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। ठीक है कि कितनी एनर्जी जो है ना वो चाहिए होती है टू मेक ए कार एंड द कार दैट यूज अबाउट एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल इन इट्स टाइम। मतलब जितनी एनर्जी जो है ना उसको बनाने के लिए चाहिए और जितनी एनर्जी उसको जो है ना वो यूज़ करती है, ये दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, इसकी एग्जांपल कौन सी है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोजीशन की वजह से होती है। सिंस पोजीशन जो है डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की फील्ड के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रेविटी का ये मैं पहले बता दूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसी भी फील्ड के अंदर पोजीशन का चेंज होता है। जैसे कि 3 तरह के फील्ड होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसके अलावा और मैं आप लोगों को बता दूं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन ये फील्ड के अंदर तो नहीं होती, लेकिन ये स्प्रिंग कांस्टेंट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। अच्छा, और हमेशा जब भी पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है तो हमने एक रेफरेंस लेवल लाजमी चूज करना है। रेफरेंस लेवल इसके लिए बहुत ज़रूरी है चूज करना। ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने टेबल अच्छे से तैयार करना है कि कितनी एनर्जी किसके अंदर चाहिए होती है। ये पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और किस तरह से है। उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि ये सारा चैप्टर ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एमसीक्यूज कम है, तो आप लोगों को इस पे में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पूरी डेरिवेशन आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका एंड वाला जो है ये रिलेशन यू इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर, और एंड पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी और ड्यू इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों है, इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों आया, ये सारी बातें इस पैराग्राफ के अंदर बताई हुई हैं कि आर्बिट्रेरी एंड ओनली द डिफरेंस फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज सिग्निफिकेंट। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि एक फील्ड के अंदर जब भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो वो किसी भी पॉइंट के रिलेटिव से होती है, मतलब रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है तो हम इसके लिए हम एक रेफरेंस लेवल चूज करते हैं। इसलिए हम हमेशा जो है ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आपके नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि जैसे ही हम जमीन के ऊपर से जमीन से दूर जाएंगे तो आर इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होने से ये क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। लेस नेगेटिव होगी, व्हेन आर इंक्रीजेज यू बिकम लेस नेगेटिव, यू इंक्रीजेज। अब ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देखिए एक चीज़ बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से कि छोटी हो रही है, छोटी होने की वजह से बढ़ रही है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जब बात आ जाएगी तो आर रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, ये चेंज आ जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखें ना, ये तो आर डिस्टेंस पे है ना, और लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल आर डिस्टेंस पे। जो सरफेस पे है तो सरफेस के ऊपर हम रेडियस को किससे चेंज कर देंगे, कैपिटल आर के साथ। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, स्केप वेलोसिटी आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि ऐसी वेलोसिटी जिससे जो है ना बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, और ये हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv स्केप। इसको भी डेरिवेशन की तो ज़रूरत नहीं है आप लोगों को करने की, हाँ, लेकिन आप लोगों को
एंड वाला जो रिलेशन है ये वाला, और ये दोनों रिलेशन 4.16 एंड 4.17 दोनों इक्वेशंस आप लोगों को अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसकी वैल्यू जो है 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में भी पता होनी चाहिए, और हर जो है ना तरीके से आपने इसकी वैल्यू को तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जस्ट रीड आउट करने के लिए, टोटल एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। इसको सिर्फ आपने रीड आउट करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है कि एनर्जी कभी भी जो है ना डिस्ट्रॉय होती है ना वो ख़त्म होती है, सारी जो है एनर्जी कंज़र्व रहती है और एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म में चेंज हो जाती है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिंपल जो है ना वो एनर्जी किस फ़ॉर्म से किस फ़ॉर्म में चेंज हो रही है, और ये जो है ना ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है कि एनर्जी का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है क्या है। जो ये सारी बातें लिखी हुई हैं इनकी एनर्जी का सोर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ये यहाँ पे सारों के सोर्स लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। अच्छा जी, ये भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं और नॉन कन्वेंशनल जो बहुत कम यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल, और जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम कन्वेंशनल कहते हैं। जैसे बिजली जो है ना वो पानी से बनाई जा रही है, जो टरबाइन्स वगैरह लगाकर, तो ये कन्वेंशनल सोर्स है। लेकिन ये जो यहाँ पर बताया गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो होती है लेकिन ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस होता है, या इजीली ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, या हैंडल नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, विच आर नॉट कॉमन दीज डेज, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। सबसे पहले एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं, लहरें होती हैं। लहरें और वेव्स जो है ना इनकी वजह से जो एनर्जी पैदा होती है ये बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि हमारे पास पानी के जो ज़ख़ीरा के तौर पे एक समुंदर मौजूद है। तो समुंदर के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फ़ील्ड जो है ना उनके ऊपर एक्ट करता है, तो वो लहरें पैदा होती हैं, और वेव्स जो हैं वो सूरज चाँद की जो मूवमेंट है उसकी वजह से जो है बड़ी-बड़ी वेव्स बनती हैं, और वो जैसे ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं तो उनकी वजह से नीचे टरबाइन्स लगा के एनर्जी बनाई जाती है। डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है सोलर एनर्जी, ये वाला टॉपिक पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कितनी एनर्जी जो है वो सोलर ले रहा होता है, कितनी कंज़म्पशन है, इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, और कोई ये टेम्परेचर को आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर रेडिएटर ये किस तरह से बनाया जाता है, इसके अंदर कोल्ड वाटर पासेस ओवर द सरफेस एंड द हीटेड अप टू 70%। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन-कौन सी गैसेज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं और किस-किस चीज़ के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। मच हायर टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय कंसंट्रेटिंग सोलर रेडिएशन, ये सारा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो बिजली बनती है उन दिनों में हम बैटरी कौन-सी यूज़ होती है, निकेल कैडमियम बैटरी, ठीक हो गया। और सोलर सेल्स आल्दो वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये इनकी गारंटी कितनी होती है, और ये कहाँ आजकल के दिनों के अंदर ये कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पर ये इसकी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास की जो एनर्जी है ये बहुत कम वैसे डेली लाइफ में यूज़ होती है, क्योंकि ये थोड़ी-सी आलूदगी का बायस बनती है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बायोमास जो कूड़ा-करकट होता है, ये इस तरह की चीज़ें, और डायरेक्ट इनको जलाकर कंबस्शन पे प्रोसेस से जो एनर्जी होती है, उनके उनके उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। इसके 2 प्रोसेसेज़ हैं, मोस्ट कॉमन आर डायरेक्ट कंबस्शन एंड फर्मेंटेशन। ठीक है? तो वेस्ट मटीरियल, गुड ऑर्गेनिक मटीरियल, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेनी है। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। इसको तो बस सिर्फ जला के ही हासिल किया था। जियोथर्मल एनर्जी, ये भी आप लोगों ने तैयार करनी है। रेडियो एक्टिविटी के वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए इसको, और ये आगे वाले इसमें से आप लोगों को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर है एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज ग्लेशियर। उसके अलावा और कुछ भी आप लोगों को इसके अंदर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही है, तो ये आप लोगों ने जस्ट रीड आउट कर लेने हैं। ये चैप्टर बहुत आसान था, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन आपने किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ करना नहीं भूलने। ये एमसीक्यूज़ यहाँ पर गिवन है, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।